हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लास्ट चैप्टर में हैं। लास्ट चैप्टर ऑफ द टॉपिक, लास्ट चैप्टर ऑफ अवर सिलेबस, और उस चैप्टर का नाम है मैनेजिंग द वेस्ट वी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो बेटा हम लोग वेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग बचा सकते हैं इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्टेक होल्डर्स एंड केस स्टडीज़। स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या केस स्टडीज़ हुई हैं फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, फॉरेस्ट को और अच्छा करने के लिए, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करने के लिए लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट विद द वर्ड स्टेक होल्डर्स। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, स्टेक होल्डर्स। What does this word means? Stakeholders का मतलब होता है a person which is concerned with something। कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी चीज़ से जिसको मतलब हो, वो उसका स्टेक होल्डर होता है। Let me tell you with an example of it। देखिए, हम लोग यहाँ पर अपने स्कूल में आते हैं। स्कूल में आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं, हम लोग पढ़ाने के लिए आते हैं। मान लीजिए आप लोग में से कोई एक स्टूडेंट जो स्कूल के अंदर आ रहा है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स हैं उस छोटे से बच्चे के उसके पेरेंट्स, क्योंकि वही उसकी चारों तरफ से देखभाल करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं जो भी उसकी नेसेसिटीज़ हैं। तो स्टेक होल्डर नंबर 1 दैट इज़ पेरेंट्स। दूसरे स्टेक होल्डर हैं प्रिंसिपल सर, जिनके स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है, तो कंसर्न है उस बच्चे के लिए वो भी, इसलिए वो भी स्टेक होल्डर हुए। तीसरे स्टेक होल्डर्स हैं आपके टीचर्स जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। चौथे स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टूडेंट्स जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, योर फेलो स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं उस छोटे से बच्चे के जो कि एक स्कूल में पढ़ रहा है। जैसे वहाँ पर उस बच्चे के लिए ही पूरी क्लास की सफाई करते हैं स्कैवेंजर्स, जो हमारे भैया लोग होते हैं, जो सफाई का काम देखते हैं, वो झाड़ू लगाते हैं वहाँ पर। तो ये सारे वो भी स्टेक होल्डर है उस बच्चे के लिए। तो ए पर्सन विच इज़ कंसर्न्ड विद समथिंग दैट इज़ कॉल्ड द स्टेक होल्डर। यहाँ पर स्टेक होल्डर फॉरेस्ट के लिए कौन कौन हैं हम लोग स्टडी करेंगे। पहले स्टेक होल्डर यहाँ पर बताए गए हैं लोकल पीपल नियर और रिजाइडिंग इन द फॉरेस्ट। लोकल पीपल जो रह रहे हैं या आसपास रह रहे हैं उन जंगलों के। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट, जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि फॉरेस्ट से जुड़ी हुई हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट। तीसरे स्टेक होल्डर्स है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा कंसर्न है जो कि पूरी तरीके से देखता है फॉरेस्ट को, जंगलों को, और उसकी देखभाल करता है। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होती है। चौथे स्टेक होल्डर्स हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। ये वो लोग हैं जो जंगल के लिए, वन्य जीवों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और उनको किसी भी तरीके से हार्म होने से, नुकसान होने से बचाते हैं। दे आर कॉल्ड एज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। तो आइए एक एक करके जानेंगे कि क्यों ये स्टेक होल्डर्स हैं और ये इनका क्या क्या रोल है फॉरेस्ट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल पीपल विच आर रिजाइडिंग मतलब रह रहे हैं इनसाइड और अराउंड द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट या फॉरेस्ट जंगल के अंदर या उसके आसपास रह रहे हैं लोकल पीपल, वो कैसे स्टेक होल्डर हैं। देखिए, जो भी लोग जंगलों के आसपास रहते हैं या जंगल में रहते हैं, उनकी आजीविका, उनकी अर्निंग उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ही होती है, उन फॉरेस्ट से बने हुए सब्सटेंसेस से ही होती है जो कि फॉरेस्ट उनको प्रोवाइड करता है। ज़्यादातर आदिवासी लोग या कुछ गरीब लोग जंगल के आसपास या जंगल में रहते हैं। उन लकड़ियों को काट कर, उनको बेचकर, उन लकड़ियों सूखी लकड़ियों को बेचकर या किसी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को बेचकर
या फिर फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको उनसे कुछ प्रोडक्टिव चीज़ बनाकर उनको बेचते हैं। तो ऐसे पीपल, लोकल पीपल स्टेक होल्डर्स हैं उन फॉरेस्ट की देखभाल भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है इंडस्ट्रियलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स के लिए। क्यों? फॉरेस्ट में जो भी उगता है, जो भी लकड़ी है, टिम्बर है या और भी ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जो लगातार वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको रॉ मटेरियल के रूप में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। आपने देखा होगा टिम्बर इंडस्ट्री, जो बल्ली वगैरह बनती हैं और ये बिल्डिंग मटेरियल के लिए जो सपोर्ट मटेरियल्स होते हैं वो। फर्नीचर इंडस्ट्री, ये पेपर इंडस्ट्री, वुड पल्प फॉरेस्ट से ही मिलता है। तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए मैचबॉक्स इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो भी पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है इन्हीं फॉरेस्ट पर, क्योंकि पॉपुलर का पेड़ होता है उससे ये मैच स्टिक निकाली जाती हैं, उनके लिए लकड़ी जो ली जाती है वो वहीं से ली जाती है। दे आर ग्रोन जनरली इन द फॉरेस्ट। तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट वो डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पर। सो दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स फॉर द फॉरेस्ट। ठीक है, रॉ मटेरियल उनको कहाँ से मिलेगा? फॉरेस्ट से। इसी के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अननेसेसरी कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट की अननेसेसरी कटिंग या फिर फॉरेस्ट के सब्सटेंसेस को, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को अननेसेसरी उसका एक्सप्लॉयटेशन करना, उसको वहाँ से ले जाना, किसी को इलीगली बेचना, ये सारे के सारे फंक्शंस को चेक करने का, रोकने का काम होता है इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। और इसके साथ साथ एरिया अंडर फॉरेस्ट को इंक्रीज़ करने का काम भी इसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। तो ये पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा रहता है इन सबको मैच्योर करने के लिए, उन सबको बनाने के लिए। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एज द स्टेक होल्डर ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, और सबसे लास्ट में आते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं ये सारे के सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनको कोई मतलब नहीं होता फॉरेस्ट से, लेकिन वो ये चाहते हैं कि फॉरेस्ट हमारे, वाइल्ड लाइफ हमारी, फॉरेस्ट हमारे, ये सारे के सारे कंजर्व्ड रहें, इनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, बहुत सारे फॉरेस्ट कंजर्व करने वाले लोग, एक्टिविस्ट जो होते हैं वो हमने नाम भी सुने उनके, चंडी प्रसाद भट्ट उनमें से एक नाम है। इसके अलावा एक और भी बहुत सारे, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा आपने। ये सारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं। इसके साथ साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर का नाम सुना होगा, ये भी बहुत सारा अपना टाइम प्रोवाइड करती हैं। ये मेनका गांधी का नाम सुना होगा आपने। ये सारे के सारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टेक होल्डर्स की, उन फॉरेस्ट की जो कि फॉरेस्ट को बचाने का काम लगातार करते रहते हैं और उनकी देखभाल का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं का होता है। आइए हम कुछ केस स्टडीज़ के बारे में जानते हैं कि कुछ केस स्टडीज़ ऐसी भी हुई जिन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट के द्वारा ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो लिए गए, उनसे कैसे आगे के जो लोग थे उनको कैसे इनिशिएटिव मिला, उनको कैसे इंस्पिरेशन मिली जिससे जंगल को बचाया जा सके। देखिए, सबसे पहले केस स्टडी में आपको बताना चाहूँगा खेजरी विलेज की, खेजरी ट्रीज़ की, खेजरी ट्रीज़ ऑफ ठीक है, खेजरी ट्रीज़। देखिए 1731 में, बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 200 साल पुरानी बात है, 190 साल पुरानी बात है। खेजरी ट्रीज़, खेजरी नाम के वृक्ष जो थे, ट्रीज़ थे, वो एक खेजराली विलेज के चारों तरफ पाए जाते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था
खेजराली, और उसकी खासियत ये थी कि चारों तरफ से खेजड़ी ट्री से घिरा हुआ। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पर पहुँचे, सरकार की तरफ से पहल हुई कि उन खेजड़ी ट्रीज़ को काट के लाया जाए। उन खेजड़ी ट्रीज़ को नहीं काटने दिया गया और एक आंदोलन वहाँ पर छिड़ गया। आंदोलन छिड़ा एक महिला के नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई नाम था उनका। तो ये अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में आंदोलन छिड़ा। 363 लोग, 363 पीपल वर डाइड बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकुलर मूवमेंट कि हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो खेजड़ी ट्रीज़ जो खेजराली विलेज के चारों तरफ थे, उनको काटने के लिए गवर्नमेंट का प्लान था। उन गवर्नमेंट को रोकने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में 363 लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन उन पेड़ों को वहाँ से नहीं कटने दिया। दैट वाज अ मार्वलस एग्जाम्पल हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड हाउ टू लव द फॉरेस्ट। ठीक है, आज भी इन्हीं के सम्मान में एक पूरा का पूरा अवार्ड दिया जाता है हर साल, एंड दैट वाज कॉल्ड एज अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है, ये ऐसी कम्युनिटी है जो कि आप जंगल को, जानवरों को अपने बच्चों की तरह, अपने गॉड की तरह मानती है, और यही वो कम्युनिटी है जो आज भी संघर्ष कर रही है जानवरों के लिए। आपने मोस्ट पॉपुलर एक स्कैम सुना होगा, एक घटना सुनी होगी सलमान खान के द्वारा चीतल हिरण का शिकार। वो केस भी इसी बिश्नोई कम्युनिटी ने, जो कि राजस्थान में पाई जाती है, इसी के द्वारा लड़ा गया था। तो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ केस स्टडी, खेजड़ी ट्रीज एंड खेजराली विलेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे कि एक और मूवमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, एंड दैट वाज कॉल्ड एज चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं, चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट जो था वो लेट 1960s 1970s में शुरू हुआ। और शुरू कैसे हुआ? पौड़ी गढ़वाल, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में था, अब इस समय उत्तराखंड में आता है। तो वहाँ पर एक गांव था छोटा सा, जिस गांव का नाम था रैनी। रैनी विलेज के चारों तरफ पूरा फॉरेस्ट था, और उस फॉरेस्ट के बीचों बीच में रैनी गांव था। इस रैनी गांव का एक पूरा कंसेप्ट ये था कि पूरा का पूरा गांव जंगलों से घिरा हुआ था। जंगल जो कि रैनी गांव को चारों तरफ से घेरे हुए थे, उसको काटने के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आए और उन्होंने काटना शुरू कर दिया उन जंगलों को, उन पेड़ों को। लेकिन रैनी गांव के लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद ये डिसाइड किया कि हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। लेकिन रैनी गांव के जितने भी लोग थे, वो डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग थे। उनके सामने समस्या आ गई कि वो कैसे अपने फूड को एक्वायर करें, कैसे वो बैठे रहेंगे तो फिर खाना कहाँ से लाएंगे। तब वहाँ की जो लेडीज़ थीं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये बताया कि आप लोग जाइए, जेंट्स से कहा आप लोग जाइए, हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। जैसे ही वहाँ से उस गांव के जेंट्स मूव किए, वैसे ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम दोबारा से शुरू कर दिया। इसको रोकने के लिए रैनी गांव की जो लेडीज़ थीं, वो सब उन पेड़ों के आसपास खड़ी हो गई, घेर के खड़ी हो गई और पेड़ों से चिपक गई। दैट टाइम दैट मूवमेंट वाज कॉल्ड एज चिपको मूवमेंट, और उन्होंने पेड़ों को नहीं कटने दिया। ये मूवमेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया ये मूवमेंट लगातार चलता रहा, और काफ़ी इसको पॉपुलैरिटी मिली। तीसरा केस था यहाँ पर, एक बहुत ही फार साइडेड फॉरेस्ट ऑफिसर थे वेस्ट बंगाल मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, जिनका नाम था A.K. बनर्जी। थर्ड केस मिस्टर A.K. बनर्जी। उन्होंने मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट अपनी पोस्टिंग ली। उनकी पोस्टिंग मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हुई। ये वही मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है आज भी। तो वहाँ पर उन्होंने पाया कि
1731 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ये पूरी की पूरी बैरन लैंड थी, यानी कि बंजर भूमि थी। ए.के. बनर्जी ने वहाँ के लोकल पीपल को बुलाया और कहा चलिए हम और आप जंगल बनाते हैं, इसमें प्लांटेशन करेंगे और प्लांटेशन करके हम लोग जंगल को सेटअप करेंगे। लेकिन वहाँ के लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। ही कम अप विद अनदर आइडिया, वो दूसरे आइडिया के साथ आए और उन्होंने कहा कि आइए हम और आप सब मिलके खेती करेंगे इस 1731 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर और उसको जंगल में कन्वर्ट कर देंगे। इसका जो भी प्रोड्यूस आएगा, यानी कि जो भी इसका उत्पादन होगा इस पर, उसमें 25% शेयर होगा आपका और साथ में आपको डेली वेजेस भी दिए जाएगा। यहाँ पर उन लोगों ने 25% शेयर और डेली वेजेस पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करके उस पूरे लैंड को 10 ईयर्स में घने जंगल में कन्वर्ट कर दिया। सो ही वॉज अ वेरी फार साइटेड ऑफिसर और उन्होंने फिर अपना वादा पूरा भी किया और सारा का सारा जो उनको जो कुछ ही वादा किया था उन सबको पूरा भी किया। सो दीज वर द केस स्टडीज़ कि कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। जंगलों को बचाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, लॉज बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंतर्गत अब इस तरीके से बिहेव किए जा रहे हैं कि उनको वाइल्ड लाइफ को और रोका जा सके, वाइल्ड लाइफ के एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके, शिकार नहीं किया जा सकता, नियम बना दिए गए हैं, कुछ एक्ट बना दिए गए हैं। तो इन सब से काफ़ी ज़्यादा अब उम्मीदें जग गई हैं और एनवायरनमेंट को बढ़ाने के लिए लोगों में दिलचस्पी होने लगी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood these topics very easily. Thank you and have a nice day to you.